अच्छा, जैसे कि स्क्रीन शो हो रही है आपको? काइंडली बस एक दफा मैसेज चैट में बता दें कि आपको स्क्रीन शो हो रही है और आवाज मेरी क्लियर है। जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में बता दें। ओके, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने ये अपना पास्ट पेपर सेशन जो है ये स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, क्योंकि कि ये पास्ट पेपर्स का हमने सेशन। ठीक है, ये हमने पास पेपर्स का सेशन ज्वाइन किया हुआ था जिसमें सॉरी, पास पेपर्स का सेशन ज्वाइन किया था, स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा ये था कि हमने 2026 से लेकर आपको मतलब उन 2019 तक, मतलब 19 से 26 तक कंप्लीट पेपर्स जो हैं वो कवर करवाने हैं। और ये हमारा 45 डेज का जो है ये कंप्लीट सेशन। इसमें हमने ये डिसाइड किया था कि 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी पास पेपर्स हैं वो आपको थ्रू पीडीएफ कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, मतलब कि डेली का कोई 4 पेपर्स का पीडीएफ और उसके साथ प्लस मतलब आपका गूगल फॉर्म के ऊपर उसका डेली बेसिस पे टेस्ट हो जाएगा, जो कि एक रवायती तरीका है सारी एकेडमीज का, वो आप लोग उससे अवेयर होंगे। इसमें हमने डिस क्योंकि आपको पता है कि 2025 से ना पीपीएससी ने जो है वो अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर लिया है। ठीक है, उसने अपना पैटर्न चेंज किया है, थोड़ा सा वो और डिटेल में चली गई है। करंट अफेयर्स को उसने ज्यादा टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो 2025 से 2026 में बहुत से जो है पास पेपर्स के अंदर न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत से जो है वो आपके पास न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। तो इसमें हमने ये डिसाइड किया था कि इन पेपर्स को हम थ्रू डिस्कशन करवाएंगे। ठीक है, थ्रू डिस्कशन का मतलब है कि जैसे आपको पता है कि आपके इस पेपर के अंदर 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह एटसेट्रा। उन सब्जेक्ट्स को अब हमारे पास जो फॉर एग्जांपल 2025 का कोई भी एक पेपर है, अब उस पेपर के अंदर आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड है, तो हम पहले एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, 3 या 4 दिन में जितने भी 2025 के पेपर्स में पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। 2024-26 के पेपर्स में जितने भी पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरह हम एक सब्जेक्ट को 3 से 4 दिन देंगे। देन हम नेक्स्ट जैसे इंग्लिश स्टार्ट कर लेंगे इस तरह से। जैसे अगर मैं आपको ये वाला पीडीएफ दिखाऊं ना जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने ये एक पेपर है। ठीक है, क्लब्ड केस है। ये 2025 का एक पेपर है असिस्टेंट पैसी का। ठीक है, जो कि हुआ था 19/10/2025 को। तो इसमें से हमने तमाम सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अलहदा किए हुए हैं, जो हम आपको वन बाय वन करवाएंगे। जैसे ये जनरल नॉलेज का पोर्शन है इसमें, फिर ये पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन है, फिर इसी के तरह अगर हम देखा जाए तो हमारे पास ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। मतलब हमने तमाम पोर्शंस को क्या कर दिया, अलहदा। ये मैथ्स आ गया है, ये उर्दू आ गई है आपके पास, फिर इस तरह ये इस्लामिया के हमने सेपरेट कर लिए हैं। इस तरह हर पेपर के जो है वो हमने सेपरेट किए हुए हैं। और अभी जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो कौन सा है, पाकिस्तान अफेयर्स। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को इससे रिलेटेड जो है वो, अब जो हमने अगली 4 आप लोगों से हमने कहा है कि हमारी फ्री क्लासेस हैं, उसमें हम पाकिस्तान जितने भी 2025 के अंदर जितने भी पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं ना उन्हें हम डिस्कस करेंगे अपनी इन क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आई थिंक काफी सिटीज के अंदर जो है वो लाइट और मौसम का काफी इशू है, तो स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे। चले, जो स्टूडेंट्स आज की क्लास नहीं ले पाएंगे वो फिर रिकॉर्डिंग से कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट ये असिस्टेंट पैसी का जो पेपर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन है, खाकसर मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय। ठीक है,
अब खाकसर जो तहरीक है, ठीक है, उर्दू में हम इसको यूं लिखते हैं, खाकसार तहरीर जो है वो, उसकी बुनियाद जो है वो किसने लिखी, ये पेपर में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसका आंसर है अनायतुल्लाह मशरकी। अब खाकसर मूवमेंट का फाउंडर कौन है? अनायतुल्लाह मशरकी। मशहूर। अब अब पेपर में जो है ना, वो आपसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ यही पूछेंगे कि खाकसर मूवमेंट की बुनियाद जो है वो किसने रखी हुई है। डिस्कशन का मतलब ही यही है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, हम उन्हें जो है वो डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। काइंडली जिनके माइक्स ऑन है ना, अपने माइक्स ऑफ कर लिया करें जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो अब खाकसर तहरीर पढ़ रहे हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि इसके फाउंडर कौन है, अनायतुल्लाह मशरकी हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पिछले कोई 24 में पूछा गया होगा, कोई 23 में पूछा गया होगा, तो जितने क्वेश्चन खाकसर मूवमेंट से रिलेटेड बनते हैं वो भी हम साथ साथ ही कवर कर लेंगे। ठीक है, ये जो है ना, ये जो खाकसर मूवमेंट है, ये एक समाजी तहरीक थी। ठीक है, जिसको हम कह लें कि सोशल मूवमेंट थी ये, समाजी तहरीक, जिसको हम कह लेते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट थी ये। अच्छा, इसको पढ़ने का ये तरीका, आप लोग के पास अभी अपने पास रजिस्टर होना चाहिए और एक बॉल पेंट होनी चाहिए। जो जो चीजें मैं साथ लिखवा रही हूँ उन्हें आप नोट डाउन करते जाएं। इसका ये फायदा होता है कि ये चीजें आपको फिर कभी भी भूलेंगी नहीं, आपके पास एक नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, और क्लास लेने का भी यही तरीका होता है कि आपके पास एक रजिस्टर और बॉल पेंट हो, जो भी आपको लिखवाया जा रहा है वो आप साथ साथ लिखें। इसका मकसद क्या था, अगर हम खाकसर मूवमेंट की पर्पस की बात करें कि इसका मकसद क्या था, तो इसका जो पर्पस था ना, वो ये पर्पस था कि लोगों को अंग्रेजों के राज से आजाद करवाया जाए। ठीक है, क्योंकि इसकी बुनियाद जो थी वो कब रखी गई थी, इसकी बुनियाद रखी गई थी 1930 के अंदर। ठीक है, 1930 के अंदर जो है वो इसकी बुनियाद रखी थी, किसने? अनायतुल्लाह मशरिकी ने। आप लोगों को किसी को भी स्क्रीन शो नहीं हो रही? काइंडली बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट को स्क्रीन शो नहीं हो रही। आपको स्क्रीन पे कुछ भी लिखा हुआ शो नहीं हो रहा? ओके, ओके, ठीक है। 1930 में इसकी जो बुनियाद थी वो अनायतुल्लाह मशरिकी ने रखी। और इसका पर्पस क्या था कि ब्रिटिश का, तब आपको पता है कि ब्रिटिश का कंट्रोल था। तो ब्रिटिश के 1857 की जंग आजादी के बाद 1858 के अंदर जो है ना, वो ब्रिटिश का राज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1930 के अंदर तब ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटिश के राज से लोगों को आजाद करवाना, ये इस मूवमेंट का पर्पस था। ठीक है, और ये एंड कब हुई? 1930 में ये स्टार्ट हुई। ठीक है, और एंड इन, ये भी आप लिख लें, एंड इन 4 जुलाई 1974, मतलब ये एंड हो गई। अच्छा, इसमें जो खाकसर का मतलब क्या होता है? ये जो खाकसर मूवमेंट वाले लोग थे ना, जिन्होंने ये तहरीक चलाई थी, ये ना सारे के सारे खाक के यूनिफॉर्म पहनते थे। ठीक है? सारे के सारे क्या पहनते थे? ये खाक के यूनिफॉर्म पहनते थे, खाकसर मूवमेंट वाले। और इनके हाथों में एक क्या होता था? बेलचा होता था, जिसको आप स्पेड कहते हैं। ठीक है, बेलचा टाइप होता था। तो वो ये मतलब लेबर को शो करता था ये, जो उनके पास बेलचा था। ओके, इसके बाद जो है, बस इसके बारे में ना आपने इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो याद रखनी है, खाकसर मूवमेंट के बारे में। अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रिक देखें ना, कि आप इतने सारे, आप एक लाइन याद कर लें, उसमें आप याद कर लें कि मशरकी जो थे, ठीक है, मशरकी
मेड आ हम्बल स्पेड आर्मी इन 1930 टू फाइट ब्रिटिश रूल। तो इस लाइन में ही आपकी ये सारी इंफॉर्मेशंस जो है, इसका पर्पस भी, ये कब बनी, इसका फाउंडर कौन था, ठीक है, और इनके हाथ में क्या था, स्पेड मतलब बेलचा था, वो सारी इंफॉर्मेशंस इस एक लाइन के अंदर ही आपकी कवर हो जाती है। तो इसको भी आप जो है वो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। खाकसर का वैसे मतलब क्या होता है, खाकसर का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, सर्वेंट ऑफ द पीपल, ठीक है स्टूडेंट्स। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें हमारे पास आ जाता है बोगरा फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोगरा फॉर्मूला। बोगरा फॉर्मूला प्रेजेंटेड इन 1953 इज रिलेटेड टू, मतलब बोगरा फॉर्मूला जो कि 1953 के अंदर प्रेजेंट किया गया, उसका क्या मकसद था, ठीक है। तो उसका मकसद क्या था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये इसका आंसर है। अब हम जरा बोगरा फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको जरा लिखवा देती हूँ कि और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो ये बात आ गई कि बोगरा फॉर्मूला कब प्रेजेंट किया गया था, 1953 के अंदर प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड था, ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड था। दो एमसीक्यूज आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा वो आपसे ये पूछ सकता है कि इसे किसने प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो प्रेजेंटेड बाय मतलब इसको किसने दिया था, प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद अली बोगरा, ठीक है। मोहम्मद अली बोगरा ने ये जो है दिया था बोगरा फार्मूला। अब अगर पूछा जाए कि ये मोहम्मद अली बोगरा कौन था, तो मोहम्मद अली बोगरा जो है वो हमारे थर्ड प्राइम मिनिस्टर है, थर्ड पीएम है, ठीक है। ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। इनका जो टेन्योर भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 17 अप्रैल 1953 से लेकर इनका जो टेन्योर है वो 11 अगस्त 1955 तक है, ठीक है। ये इनका टेन्योर है। अब इसे मोहम्मद अली बोगरा ने जो है वो दिया था। अब इसका अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को भी जरा देख लेते हैं कि ये क्यों दिया गया था। तो 1947, ठीक है, जब 1947 में इंडिपेंडेंस हो गई थी, मतलब हमें आज़ादी मिल गई थी, तो उसके बाद पाकिस्तान की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह जो है वो पाकिस्तान को उसका आइन मिल जाए, ठीक है, मतलब उसको उसका कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाए। तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहले 1949 के अंदर 1949 के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, करारदादे मकासद, ये पहला स्टेप था, मतलब कि मुसलमानों को उनका आइन मिल जाए। तो ये पहला स्टेप था कि 1949 में जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की गई थी, करारदादे मकासद। और ये किसने पेश की थी, ये लियाकत अली खान ने, ठीक है, हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये पेश की थी 1949 के अंदर। अब अगर हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देखें ना, तो जब पाकिस्तान आजाद हुआ था ना, तो तब उसके दो हिस्से थे। जी जी, ये लेक्चर शेयर होगा ग्रुप में, ठीक है। जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी ना, तो पाकिस्तान के जो थे वो टू पार्ट्स थे। उन पार्ट्स में क्या आ जाता है, उन पार्ट्स में एक पार्ट तो था ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, और एक साइड पे क्या था, वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ये ईस्ट पाकिस्तान वही है जो आज बांग्लादेश है, ठीक है, ये बाद में हमसे अलहदा हो गया था। आज अब की बात की जाए तो ये किस फॉर्म में है हमारे पास, बांग्लादेश की, ठीक है, बांग्लादेश बन गया ये बात। तो अब मशरकी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी ना, ईस्ट पाकिस्तान की, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन क्या थी, ज्यादा थी। और वेस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो कम थी। अब ये जो मशरकी पाकिस्तान वाले हैं ना, ईस्ट पाकिस्तान वाले, ये कहते थे कि असेंबली के अंदर ना, असेंबली के अंदर
हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, मतलब जो असेंबली के अंदर हमारे जो मेंबर्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान जो है वो चाहता था कि क्या हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये क्या चाहता था वेस्ट पाकिस्तान के, क्या हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो अब इसी वजह से, ठीक है, इस इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए ही जो मोहम्मद अली बोगरा ने ये बोगरा फॉर्मूला दिया था, तो ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो है वो पेश किया गया। ठीक है, बोगरा फार्मूला 7 अक्टूबर को जो है ये पेश किया गया। ठीक है, अब पहले हम थोड़ा सा ना बोगरा फार्मूला के मेन फीचर्स देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से भी आपको जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन इस टाइम राइट कर रही हूँ ना, ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम इसके मेन फीचर्स की बात करें, बोगरा फॉर्मूला के मेन फीचर्स की बात, तो सबसे पहले इसके अंदर ये था कि इन्होंने प्रपोज किया कि बाई कैमरल पार्लियामेंट होनी चाहिए। ठीक है, बाई कैमरल पार्लियामेंट होनी चाहिए। अच्छा, बाई कैमरल और यूनी कैमरल में क्या फर्क होता है? एक वर्ड होता है यूनी कैमरल, शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, और एक वर्ड होता है आपके पास बाई कैमरल। अब यूनी कैमरल का मतलब है कि वन हाउस, मतलब पार्लियामेंट का क्या है, हमारे एक ही हाउस है। ठीक है, और बाई कैमरल का मतलब है टू हाउसेस। जैसे कि अब हमारी जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेस हैं, एक नेशनल असेंबली है और एक सेनेट है। इसी तरह इसमें कहा गया कि बाई कैमरल पार्लियामेंट होगी। बाई कैमरल पार्लियामेंट का मतलब है कि इसके क्या होंगे, टू हाउसेस होंगे, और उन हाउसेस में उनके नाम क्या क्या रखे गए कि एक होगा हाउस ऑफ यूनिट्स। ठीक है, हाउस ऑफ यूनिट्स, और एक का नाम रखा गया हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल। अभी जो हमारी मौजूदा पार्लियामेंट है ना, ठीक है, हमारी जो अब मौजूदा पार्लियामेंट है उसका भी हम थोड़ा सा साथ डिस्कस कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है वैसे। मौजूदा पार्लियामेंट के भी ना हमारे टू हाउसेस हैं। कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? हमारी जो मौजूदा पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेस हैं, कौन कौन से हैं? कोई बताएंगे? नेम्स बताएं उनके, शाबाश। कि अगर सारा कुछ मैं ही बोलती रही तो आप लोग तो इस तरह से सो जाएंगे। जी, नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली और सेनेट। सेनेट। सेनेट, गुड, ठीक है। एक हाउस का नाम क्या है, नेशनल असेंबली। ठीक है, और एक हाउस का नाम क्या है, सेनेट है। अच्छा, अब इसमें से कौन बताएगा कि सेनेट को अपर हाउस कहते हैं या लोअर हाउस कहते हैं? सैलड को अपर हाउस कहते हैं। सेनेट को अपर हाउस कहते हैं, गुड। ठीक है, सेनेट हमारा क्या है, हमारी जो पार्लियामेंट का अपर हाउस है उसका नाम है सेनेट। ठीक है, और लोअर हाउस का नाम क्या है, नेशनल असेंबली। अच्छा, अब कौन बताएगा कि सेनेट के कितने मेंबर्स हैं हमारे अब? करंटली 96 मेंबर है। 96 हैं कि 100 है? 105। करंटली जो है ना 96 है। करंटली 96 हैं, पक्की बात है? जी मैम, पक्की बात है। नहीं, 104 है। जी, नहीं नहीं, सेनेट के करंटली मेंबर्स 96 हैं। ठीक है, और इनका टेन्योर कितना है, 6 इयर्स का। ठीक है, ये भी आपने याद, देखिए हम इसके अंदर कितने आपके एमसीक्यूज कवर हो गए। और नेशनल असेंबली के मेंबर्स कितने हैं करंट? बताए ना। जो हमारी अब करंट है उसके 336 हैं। ठीक है, करंटली जो नेशनल असेंबली के कितने मेंबर्स हैं, 336। ठीक है, ओके। ये आपको क्लियर हो गया कि हमारी जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है वो क्या है, इसके टू हाउसेस हैं, वन इज नेशनल असेंबली एंड द सेकंड वन इज सेनेट। सेनेट को कहते हैं अपर हाउस, इसके 96 मेंबर्स हैं। ठीक है, जिनका टेन्योर मतलब 6 इयर्स के लिए, मतलब उनका टेन्योर है। और नेशनल असेंबली को लोअर हाउस कहते हैं, और इसके करंटली कितने मेंबर्स हैं, 336। ठीक है, ओके। उसके बाद ये कौन 106 कह रहा है, 106 नहीं है।
अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि यहाँ पे आपको मैं बोगरा फार्मूला का बता रही थी कि बोगरा फार्मूला में जब दो हाउसेस थे तो वो कौन कौन से थे। एक हाउस ऑफ यूनिट्स था और एक हाउस ऑफ पीपल था। अब आपको ना इतना ही जी। डीपली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब आपको पता है कि पैटर्न चेंज हो चुका है। तो थोड़ा सा डीपली मैम स्टडी आप। नेशनल असेंबली का टेन्योर 5 इयर्स है। हाँ जी, नेशनल असेंबली 5 इयर्स के लिए है। ओके। अच्छा, इसमें अब हमारे पास आ गया हाउस ऑफ यूनिट्स। अब तब जो हाउस ऑफ यूनिट्स था ना, ठीक है, इसको क्या कहा जाता था। हाउस ऑफ यूनिट को इसमें कहा गया अपर हाउस। ठीक है, हाउस ऑफ यूनिट को क्या कहा गया, अपर हाउस। और हाउस ऑफ पीपल को कहा गया लोअर हाउस। ठीक है। अब हाउस ऑफ यूनिट्स के जो टोटल मेंबर्स थे इसके अंदर, वो थे 50। ठीक है। अब यूनिट्स से मुराद क्या है, इसमें यूनिट से मुराद था प्रोविंसेस। ठीक है। कि अब तब उस टाइम जो थे वो इस तरह से 5 यूनिट्स थे। और वो 5 यूनिट्स कौन कौन से थे, उसके अंदर हमारे पास आ जाता था। जो 5 यूनिट्स थे ना, उसमें ईस्ट बंगाल, ठीक है, सेकंड वन इज पंजाब, थर्ड वन इज NWFP, फोर्थ वन इज सिंध। ठीक है। और 5वें नंबर पे हमारे पास था बलोचिस्तान। तो अब ये 5 थे, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन कही गई थी कि सूबों की क्या होगी, इनके यूनिट्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। कि अगर टोटल मेंबर्स कितने हैं, 50 हैं, कि ईस्ट बंगाल में से भी कितने आएंगे, 10, पंजाब में से भी कितने होंगे, 10, NWF में से एस- भी कितने होंगे, 10। अब उन्होंने कहा मैम जितनी मैं मर्जी पॉपुलेशन हो, बेशक किसी की पॉपुलेशन ज्यादा हो या कम हो, हाँ जी, ये यूनिट्स कहलाते थे। ठीक है, कि मतलब मैम बेशक। हाँ जी, हाँ जी बोलें। कौन पूछ रहा था। तो चलिए सुन लें कि बेशक किसी की पॉपुलेशन ज्यादा हो या कम हो, ठीक है, लेकिन हर यूनिट में से कितने मेंबर्स आएंगे, 10। ये मैं आपको हाउस ऑफ यूनिट्स का बता रही हूँ। ठीक है, टोटल 50। तो 10-10 हर यूनिट में से टोटल बन गए 50। और जो हाउस ऑफ पीपल था ना, इसके लोअर हाउस था, मतलब इसके टोटल मेंबर्स कितने थे, 300। ठीक है। अब इनमें पॉपुलेशन को देखा गया था, हाउस ऑफ यूनिट में नहीं देखा गया था, लेकिन हाउस ऑफ पीपल में जो ये 300 मेंबर्स थे ना, इनमें रिप्रेजेंटेशन जो थी वो बेस कर रही थी पॉपुलेशन पे। ठीक है, इस पे जो रिप्रेजेंटेशन थी हाउस ऑफ पीपल में, वो पॉपुलेशन पे बेस कर रही थी। इसमें जो डिवीजन की गई थी, उसमें ईस्ट बंगाल में डिवीजन की गई, 165 मेंबर्स गए। पंजाब में उससे कम पॉपुलेशन थी तो 75 मेंबर्स पंजाब से। सिंध में उससे कम थी तो उसमें 19। फिर NWFP में से 13। और बलूचिस्तान में सबसे कम पॉपुलेशन थी तो वहां से 3। ठीक है। और कुछ स्टेट्स थी तब, बहावलपुर स्टेट थी, तो बहावलपुर स्टेट से 7। और खैरपुर एक स्टेट थी, वहां से 1। मतलब इस तरह टोटल जो है वो 300 मेंबर्स जो है वो उन्होंने पूरे कर। अब ये तो इसके कुछ फीचर्स थे बाई कैमरल वाला। और सेकंड इसका फीचर ये था कि जो प्रेसिडेंट होगा ना, प्रेसिडेंट, उसको जो इलेक्ट किया जाएगा, प्रेसिडेंट जो चुना जाएगा वो थ्रू इलेक्ट्रोरल इलेक्ट्रोरल कॉलेज के थ्रू जो है ना वो हम इलेक्ट करेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज में ना दोनों हाउसेज आ जाते हैं। ठीक है, अब भी यही है ना कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट होता है वो थ्रू नेशनल असेंबली और सेनेट, दोनों उसको मिलकर इलेक्ट करते हैं। इसी तरह से ही होता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होगा, 5 इयर्स का प्रेसिडेंट का टेन्योर होगा। और उर्दू और बंगाली को जो है, उर्दू एंड बंगाली को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, ये बोगरा फार्मूला था। अभी जितने भी क्वेश्चन आपसे बोगरा फॉर्मूला के बारे में पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। इसके अलावा आपसे बोगरा फॉर्मूला से कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है।
बस देखें इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी। 1953 में ये प्रेजेंट हुआ और मोहम्मद अली बोगरा ने इसको मतलब ये दिया था बोगरा फॉर्मूला। आई होप सो आप लोग को यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया हो। कोई क्वेश्चन होता है तो पूछ लिया करें, बेशक आप यहाँ पे मैसेज कर दें तो उससे भी जो है वो आपको पता चल जाए। जस्ट 1 मिनट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स एक दफा चैट बॉक्स में बताएं इन दोनों क्वेश्चंस के आपको समझ आ गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जी जी, मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज अपर और लोअर हाउस जो है वो मिलकर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। जी जी, आप ना जैसे मैंने आपको वो ट्रिक्स बताए थे, तो इस तरह से आप खुद भी अपना कोई भी ट्रिक जो है वो इससे रिलेटेड बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक लाइन बना लें, उससे वो फिर आपको सारा जो है वो साथ साथ मतलब क्लियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। दिल्ली सल्तनत रिमेन्ड फ्रॉम। अब दिल्ली सल्तनत, अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको किसी भी पेपर के अंदर जो है वो पूछा जाता है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन रह गई थी कि बोगरा फॉर्मूला ये फेलियर क्या हुआ, एक इसका बस एक बात रह गई थी। ट्रिक वाला अगेन बता दें, वही जो मैंने आपको वो बताया था कि मशरकी मेड अ स्पेड आर्मी इन 1930 टू एंड ब्रिटिश रूल। ठीक है, वो आप जैसे एक लाइन याद कर ले तो उसमें आपको वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाती है। अब दिल्ली सल्तनत, अच्छा बोगरा फॉर्मूला एंड क्यों हुआ, उसकी फेलियर की वजह क्या थी, ये भी आप जरा देख लें। क्या हुआ था कि 1954 के अंदर ना, 1954 के अंदर असेंबली डिसॉल्व करती थी मोहम्मद गुलाम ने। ठीक है, असेंबली डिसॉल्व कर दी थी इसने 1954 में। और ये जो असेंबली थी वो किसने डिसॉल्व की थी, जो गवर्नर जनरल थे ना, गुलाम मोहम्मद। ठीक है, इन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी, इसलिए ये जो बोगरा फॉर्मूला जो है वो फेल हो। मतलब अभी ये फुली इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ था। ठीक है, फुली तौर पर इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ था और उससे पहले ही इसको खत्म कर दिया गया था। अब जैसे दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत हमारे पास इसका टेन्योर कितना है, 1206 से लेकर 1526 तक। आपने शायद ये हिस्ट्री पहले भी पढ़ी होगी। तो उसमें सबसे पहले जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है मतलब इसकी बुनियाद रखी थी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसकी बुनियाद किसने रखी थी, इसका फाउंडर कौन था दिल्ली सल्तनत का, वो हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं। तो इस्टेब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसे किसने इस्टेब्लिश किया था, इसे इस्टेब्लिश किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो इसको इस्टेब्लिश किया था दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब उसके बाद ना, अब दिल्ली सल्तनत के अंदर टोटल 5 डायनेस्टीज हैं। ठीक है, टोटल इसके अंदर कितनी डायनेस्टीज हैं, 5 डायनेस्टीज हैं, मतलब 5 खानदान आते हैं इसमें। उन 5 खानदान के जरा आप जरा नाम देखें। सबसे पहले आपके पास आता है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या है, स्लेव डायनेस्टी। और स्लेव डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, ममलूक डायनेस्टी। ठीक है, सेकंड नंबर पे फिर आपके पास आती है, सबसे पहले स्लेव या ममलूक डायनेस्टी है। फिर आपके पास आती है खिलजी डायनेस्टी। इसको भी मैं आपको याद करने का एक
ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपके पास आती है खिलजी डायनेस्टी। तीसरे नंबर पे आपके पास आती है तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी। चौथे नंबर पे आपके पास आ जाते हैं सैयद, ठीक है, इनको सादात भी कहते हैं, सैयद आ जाते हैं। और पांचवें नंबर पे आपके पास है लोधी डायनेस्टी, ठीक है, पांचवें नंबर पे आपके पास क्या है, लोधी डायनेस्टी। मतलब कि 1206 से लेकर 1526 तक पांच खानदानों ने राज किया, और ये पांच खानदानों को मिलकर क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, ठीक है। और ये जो दिल्ली सल्तनत वाले थे ना, इन्होंने अपने लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया था वो सुल्तान का लफ्ज इस्तेमाल किया था, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इन्होंने अपने लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया था, सुल्तान का लफ्ज इस्तेमाल किया था। और इसमें जो मेनली जो कैपिटल रहा था ना, दारुल हुकूमत, ठीक है, कैपिटल इन्होंने कौन सा रखा, इन्होंने जो है वो कैपिटल दिल्ली रखा था, ठीक है। अब स्लेव डायनेस्टी जो है, अब ये 1206 और 1526, अगर हम इसका जरा टेन्योर को ब्रेक करें तो इसमें आता है 1206 से 1290 तक रही स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। फिर 1290 से लेकर 1320 तक रही खिलजी डायनेस्टी। फिर उसके बाद 1320 से लेकर 1414 तक रही तुगलक। फिर उसके बाद 1414 से 1451 तक रही सैयद डायनेस्टी। और उसके बाद 1451 से लेकर, ठीक है, 1526, ठीक है, महाराज लोधी डायनेस्टी। 1526 में क्या हुआ, 1526 के अंदर दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई, ठीक है, बाबर ने जो है वो इसको खत्म कर दिया। और किसकी बुनियाद रख दी, मुगल इंपायर की बुनियाद, ठीक है। मुगलिया सल्तनत जो है वो स्टार्ट हो गई। और जो मुगल इंपायर था ना, वो फिर 1526 से लेकर 1857 तक रहा था, ठीक है। ये है। अब आप कहेंगे कि हम इनके नाम कैसे याद करें, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ठीक है। इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, स्कर्ट सल, SKTSL, ठीक है, स्कर्ट सल। एस से स्लेव डायनेस्टी, के से खिलजी डायनेस्टी, टी से तुगलक, फिर एस से सैयद, और एल से लोधी, ठीक है। स्कर्टसल से जो है वो आप याद कर सकते हैं कि इसको हमने किस तरतीब से कर, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत, ये इससे एसोसिएट जितने, अब आपसे वो एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है कि स्लेव डायनेस्टी का टेन्योर कब से कब तक है, तो 1206 से 1290 तक। खिलजी डायनेस्टी का टेन्योर 1290 से 1320, ठीक है। ये सारे फिगर्स जो हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। अभी तो वो ये भी पूछता है कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तुगलक का कौन था, सैयद का कौन था, लोधी का कौन था। तो अगर आप लोग कहते हैं तो मैं साथ साथ आपको ये भी थोड़ा सा राइट करवा देती हूँ कि इनके जो फाउंडर्स थे वो कौन थे, ठीक है, ताकि आपको फिर मुश्किल मुश्किल ना हो, ठीक है। ये जो स्लेव डायनेस्टी और ममलूक डायनेस्टी है ना, इसके जो फाउंडर थे उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके फाउंडर का नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसके फाउंडर का नाम था। इसको क्या होता है, अच्छा। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी जो थे, इसके फाउंडर का नाम क्या था, जो हमारे पास खिलजी डायनेस्टी है ना, रियासुद, इसका मेरे माइंड से निकल गया है, जस्ट 1 मिनट। किसी को पता है, आप लोग बताएं, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, मेरे माइंड से। जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है, इसका नाम क्या था।
जी, अलाउद्दीन खिलजी। नहीं, जलालुद्दीन खिलजी था इसका नाम। अलाउद्दीन तो इसके बाद, जलालुद्दीन खिलजी जो है वो इसका नाम था, इसके फाउंडर का नाम। तुगलक के फाउंडर का नाम कौन था? कौन बताएगा? आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा होगा ना इसका। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बताएं। इसके फाउंडर का नाम था गियासुद्दीन तुगलक। ये गियासुद्दीन तुगलक। और सैयद डायनेस्टी के फाउंडर का नाम? खिजर खान। ठीक है, इसके फाउंडर का नाम क्या था? खिजर खान। और लोधी डायनेस्टी के फाउंडर का नाम? बहलूल खान लोधी। ठीक है। तो आप जब पेपर देने बैठेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसमें से कितने क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए हैं। जब 24 के पढ़ेंगे, 23 के पढ़ेंगे, ठीक है, सारे। तो ये जो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो आपकी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड थी। ठीक है स्टूडेंट्स, जूम मीटिंग का ना टाइम एंड होने वाला है। तो जैसे ही ये मीटिंग एंड होना, आप लोगों ने इसी लिंक से जो है ना वो अगेन ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, फिर हम आगे भी इसको पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये वाली मीटिंग में एंड करती हूँ। आप लोग ऐसे करें, इसी लिंक से ना अगेन ज्वाइन कर लें मीटिंग, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं।